इन्वेस्टमेंट। इसके पहले हमने जब भी इन्वेस्टमेंट पढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट वर्ड को समझ के हम ये जानते हैं कि हम जो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है उस एडिशन को हम क्या नाम देते हैं? उस एडिशन को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इसके पहले हमने जब भी इन्वेस्टमेंट पढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट वर्ड को समझ के हम ये जानते हैं कि हम जो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हम जो एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते थे उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते थे। बट इन इकोनॉमिक्स अगर हम इन्वेस्टमेंट से समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है, हमारे इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है उस एडिशन को हम क्या नाम देते हैं? उस एडिशन को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि किसी कंट्री में अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 5 मशीन्स थी और 2025-26 में यही 10 मशीन्स हो गई, तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इस इकोनॉमी के अंदर 5 मशीन्स ऐड हुए हैं और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कैपिटल स्टॉक का कॉन्सेप्ट। तो कैपिटल स्टॉक जो है यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 5 मशीन एडिशनल जो है एक ईयर के अंदर इंक्रीज कर गई है। तो ये जो 5 मशीनरी इस ईयर के अंदर इंक्रीज कर गई है इसी को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये एडिशन है। किसमें एडिशन है? स्टॉक ऑफ कैपिटल में, बिफोर मेकिंग अलाउंस। किस चीज का अलाउंस? डेप्रिसिएशन का। बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से पहले आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक में जो एडिशनल स्टॉक का इंक्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या ले सकते हैं? तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया कि 2024-25 में हमारे पास 5 मशीन्स थी और 2025-26 में हमारे पास 10 मशीन्स आ गई। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 मशीन्स तो थी ही, लेकिन उन 5 मशीन्स में एडिशनल 5 मशीन्स आकर के ऐड हो गई है। तो ये जो टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारे पास अभी मौजूद है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कि एग्जिस्टिंग स्टॉक प्लस न्यू स्टॉक ऑफ कैपिटल। existing stock of capital plus new stock of capital is equal to gross investment.
बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डजंट इंडिकेट एक्चुअल चेंज इन स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डजंट इंडिकेट एक्चुअल चेंज अप इन स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट बिकॉज सम फिक्स्ड एसेट वर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मानिए 2024-25 में हमारे पास 5 मशीन्स थी और इस 5 मशीन में दो मशीन नेक्स्ट ईयर ऑब्सोलीट हो गई, आउट ऑफ यूज हो गई। तो इस मशीन को हमें रिप्लेस करना होगा और जैसे ही हमारा नेक्स्ट ईयर आया तो हमने 5 मशीन्स जो है वो न्यू परचेज कर ली। तो अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो हमने 5 न्यू मशीन्स परचेज तो करी है, लेकिन ये 5 न्यू क्या नेट एडिशन है आपके इकोनॉमी में? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इन 5 मशीन्स में एक्चुअली में 2 मशीन्स तो ऐसी थी जो आप रिप्लेस कर रहे थे अपनी पुरानी मशीनरी से। इसीलिए ये बोला जाता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल चेंज इन स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स शो नहीं करता है, क्योंकि ये आपको टोटल चेंज दिखा रहा है। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग वन भी आते हैं और न्यू वन भी आते हैं, और उस न्यू वन में अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को भी काउंट कर रहा होता है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में। एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, उस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इसमें बोला था कि उसके पास 2024-25 में 5 मशीन्स थी, 2025-26 में 10 मशीन्स हो गई। तो यहाँ पे हमने किसी मशीन को ऑब्सोलीट होने की बात तो नहीं की, तो यानी कि इस एक ईयर में इसके पास 5 मशीन्स का एडिशन हो चुका है। तो जिन 5 मशीन्स का एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कैन एक्चुअली शो द एक्चुअल चेंज इन प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव एसेट्स आपके एक्चुअली चेंज हो रहे हैं, उसको नेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम आज से पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज अ परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अगर किसी एसेट के वैल्यू में कोई परमानेंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं तो विद इन 2 to 3 ईयर्स उस अप्लायंस का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, और जिसके चलते वो डिक्रीज किया उसका नाम क्या है? तो उस इवेंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता कैसे है? तो डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वियर एंड टियर से, पैसेज ऑफ टाइम से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से। नॉर्मल वियर एंड टियर, आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर किसी मशीन को
किसी अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली यूज़ में लेने से जो उसका वैल्यू डिक्रीज किया है वो डेप्रिसिएशन है। या फिर अगर उस मशीन में टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अगर हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विद टाइम चेंज तो होगी। कहाँ चेंज होगी? तो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डिमांड में चेंज होती है। तो टेक्नोलॉजी या डिमांड में चेंज होने से अगर आपकी मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है, उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, तो ये भी डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस is the difference between indirect taxes and subsidies। पहले हम जानते हैं कि indirect taxes और subsidies होती क्या है। indirect taxes, हम अगर किसी क्लोथ को परचेज करने के लिए एक स्टोर पर जाते हैं, अगर हम किसी क्लोथ को परचेज करने के लिए एक स्टोर पर जाते हैं तो वो जो सेलर है वो हमसे उस गुड्स पे एक टैक्स चार्ज करता है जिसका नाम है जीएसटी। तो वो जो सेलर हमसे वो टैक्स चार्ज कर रहा है वो है जीएसटी, और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक्चुअली में वो सेलर जो है एक्चुअली में उस टैक्स को पे करेगा कौन? सेलर पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। लेकिन उस सेलर ने यहाँ पे क्या किया है? वो टैक्स इम्पोज हुआ है सेलर पे, लेकिन सेलर ने उसके बर्डन को शिफ्ट कर दिया है बायर्स पे। तो एक ऐसा टैक्स जिसके टैक्स बर्डन को आप दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि एग्जांपल है जीएसटी ना सब्सिडीज हमने पहले भी सुनी होगी, जिसका एक कॉमन एग्जांपल है एलपीजी सब्सिडीज। क्या है सब्सिडीज? तो सब्सिडीज वो इकोनॉमिक हेल्प है। सब्सिडीज वो इकोनॉमिक हेल्प है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ताकि वो वेलफेयर को प्रमोट कर सके किसी इकोनॉमी में वेलफेयर के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट जो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी का एग्जांपल है प्रोवाइडिंग एलपीजी एट सब्सिडाइज्ड रेट और प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स को भी हम सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, वो भी एग्जाम्पल होगा सब्सिडीज का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हमने कलेक्ट किया। नाउ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। क्या होती है फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है मार्केट प्राइस? तो जिस प्राइस पे हम किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्राइस को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जिस प्राइस पे कोई भी कमोडिटी मार्केट में सेल होती है उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बुक सेल कर रहे हैं, अगर हम एक बुक को सेल कर रहे हैं और उस बुक को मैन्युफैक्चर करने में हमें 300 रुपये लग गए, तो ये जो 300 रुपये हमें लगे हैं इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब ये बुक हम जब मार्केट में ऑफर करेंगे तो एक्चुअली में इस बुक में बहुत सारे एडिशंस होंगे, जिसमें एक एडिशन है टैक्सेस। तो मान लीजिए कि अब जब हम इसको बुक को सेल कर रहे हैं तो अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो चुका है 500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये है ये है मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या? तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के भी बाहर है। इवन हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी इनकम जनरेट करते हैं। तो दूसरी कंट्री से हमें जो इनकम जनरेट हो रही है वो है कंपोनेंट हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। यानी कि क्या है ये? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक घर लिया है अमेरिका में। अगर हमने एक घर अमेरिका में लिया है तो उस घर को हमने दे दिया है रेंट पे। अगर हमने उस घर को रेंट पर दे दिया है तो उस घर से हमें रेंट रिसीव हो रहा होगा। और रेंट क्या है? रेंट एक कंपोनेंट है फैक्टर इनकम का, यानी हमें फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है। सिमिलरली किसी अमेरिकन ने इंडिया में घर लिया है और उसको रेंट पर दे दिया, तो फिर हमारे कंट्री से उसको रिसीव हो रही होगी फैक्टर इनकम। तो अमेरिका से इंडिया में फैक्टर इनकम कितनी रिसीव हो रही है और इंडिया से अमेरिका में फैक्टर इनकम कितनी जा रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, इससे तीन बातें हो सकती हैं। या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, या तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, या तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। सोचिए, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब सरप्लस जनरेट होगा, यानी कि हमें फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से रिसीव हो रही है अगर वो उस फैक्टर इनकम से ज़्यादा हो जो हम पे कर रहे हैं अब्रॉड को, तो NFIA पॉजिटिव हो सकता है। या फिर दूसरा सिनेरियो जहाँ पे NFIA नेगेटिव है, यानी कि डिफिसिट है, वो डिफिसिट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो फैक्टर इनकम हम रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली में उस फैक्टर इनकम से कम है जो हम बाहर पे कर रहे हैं, तो NFIA नेगेटिव हो जाएगा। अब NFIA ज़ीरो कब होगा? तो NFIA ज़ीरो तभी होगा जब फैक्टर इनकम जो हम दूसरे कंट्री से रिसीव कर रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल हो उस फैक्टर इनकम के जो हम दूसरे कंट्रीज़ को पे कर रहे हैं। तो तीन सिनेरियो है हमारे पास। NFIA कैन बी पॉजिटिव, NFIA कैन बी नेगेटिव और NFIA इज ज़ीरो। अब NFIA के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयर, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, अगर हमारे कंट्री के लोग अगर बाहर जाकर के काम कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल्स हमारे कंट्री के लिए फैक्टर इनकम लेके आ रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी दूसरी कंट्री के लोग हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं तो फिर हमें उन्हें फैक्टर इनकम पे करनी पड़ रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दोनों के कॉम्पनसेशन के बीच जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे NFIA, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल, अगर इंडिया की कोई कंपनी है और उसके ब्रांचेस अमेरिका में हैं तो उसको अमेरिका से इनकम जनरेट हो रही होगी, और अमेरिका की कोई कंपनी है उसके इंडिया में ब्रांचेस है तो फिर वहाँ पे कंपनी उसको रिसीव हो रही होगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो फैक्टर इनकम के बीच डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? तो रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मान लीजिए हमारी कंपनी के कोई ब्रांच है जो अमेरिका में है और अमेरिका में उसके पास रिटेन्ड अर्निंग है। सिमिलरली ऐसी कोई कंपनी होगी अमेरिका की जिसकी ब्रांचेस इंडिया में होंगे तो इंडिया में उसके पास भी रिटेन्ड अर्निंग होगी। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को हम काउंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Thank you for watching this video.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।